आज का हमारा टॉपिक है हर्मस 4 ने ग्रॉक 4 को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। इसके अंदर जो मेजर चीज अचीव की गई है, हर्मस 4 के अंदर बेसिकली लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया गया। इसका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज है 10 मिलियंस। इसके आर्किटेक्चर वाइज तो ये कोई बहुत बड़ा मॉडल नहीं है। आर्किटेक्चर तो ये लामा 4 का ही उठा रहा है, क्योंकि इस वीडियो से पहले तक हमने कभी लामा 4 को वीडियो में डिस्कस नहीं किया हुआ, उसके आर्किटेक्चर को। लास मास्किंग इज ऑल यू नीड। आप ट्रेनिंग ग्राफ को देखें, देखिए कितना स्मूथ ट्रेनिंग ग्राफ है। और तमाम तकरीबन एआई इंजीनियर्स का ये ख्वाब होता है कि उनका जब मॉडल ट्रेंड हो तो उसका ट्रेनिंग जो ग्राफ हो वो इस तरह का ही हो। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हर्मस 4। हर्मस 4 बेसिकली एक न्यू फ्रंटियर मॉडल है, जो कि एक नाउस रिसर्च नामी कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। और ये बेसिकली एक लार्ज रीजनिंग मॉडल है, बल्कि और ये एक ओपन सोर्स मॉडल है। और ये जिसके ऊपर बना हुआ है वो भी लामा 4 एक ओपन सोर्स मॉडल है जिसके ऊपर ये बना हुआ है। बेसिकली लामा 4 जो है वो बेसिकली मेटा की तरफ से एक ओपन सोर्स लार्ज लार्ज रीजनिंग मॉडल जो है वो दिया गया है, जिसको लामा 4 हम बोल रहे हैं। तो उसको आप कोई भी रिसर्चर या रिसर्च टीम या डेवलपमेंट टीम उसको यूज़ करके वो उसको मज़ीद मॉडिफाई करके वो अपनी किसी प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ कर सकती है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। तो हर्मस 4 भी बेसिकली लामा 4 के ऊपर एक लार्ज रीजनिंग मॉडल जो है वो ट्रेन किया गया है। और ये भी बेंचमार्किंग में रीजनिंग के बेंचमार्किंग में ओवरऑल ये टॉप पे रिजल्ट दे रहा है। इवन इसने ग्रॉक 4 को भी काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। तो और इसके अंदर जो मेजर चीज़ अचीव की गई है, जैसे हमने लास्ट मॉडल्स के अंदर भी डिस्कस किया था कि हम हर मॉडल के अंदर डिस्कस करते हैं कि एक 3 प्रॉब्लम सेट्स हैं, जो कि मेजर 3 प्रॉब्लम्स हमारे आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या लार्ज रीजनिंग मॉडल्स के अंदर आ रही हैं। एक हमने डिस्कस किया था लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट का इशू था, दूसरा हमने कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का इशू था, और तीसरा हेलुसिनेशन का इशू था। तो इस मॉडल में हर्मस 4 के अंदर बेसिकली लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया गया काफ़ी हद तक। इसमें लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट जो है ये इसको बहुत बेहतर वे में कर रहा है। तकरीबन इसका जो कॉन्टेक्स्ट विंडो साइज है 10 मिलियंस, और यूं समझ लें कि 5 मिलियन वर्ड्स तक को का कॉन्टेक्स्ट वो हैंडल कर सकता है। तो ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट है कि आप 5 मिलियन वर्ड्स तक के कॉन्टेक्स्ट तक आपको बात याद हो कि कॉन्टेक्स्ट चल क्या रहा है, और मॉडल उसके मुतल्लिक उस मतलब कॉन्टेक्स्ट अवॉइड रहे इतने लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट होने के बावजूद भी। तो 5 मिलियन वर्ड्स इज मोर देन एनफ फॉर लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम जो है वो इन्होंने एड्रेस की है। और बेंचमार्किंग में जो ये ग्रॉक 4 को भी पीछे छोड़ गए हैं, तो उसके पीछे इनकी जो मेजर स्ट्रेटेजी है वो बेसिकली इनकी सिंथेटिक डेटा है। सिंथेटिक डेटा जनरेशन जो इन्होंने की है, और जो इन्होंने मॉडल को ट्रेंड किया है, और इसके आर्किटेक्चर वाइज तो ये कोई बहुत बड़ा मॉडल नहीं है। आर्किटेक्चर तो ये लामा 4 का ही उठा रहा है, जो कि एक लार्ज रीजनिंग मॉडल है। और उसके अंदर भी अगर देखा जाए तो लामा 4 के अंदर, क्योंकि इस वीडियो से पहले तक हमने कभी लामा 4 को वीडियो में डिस्कस नहीं किया हुआ उसके आर्किटेक्चर को, तो लामा 4 का जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है। जैसे हमने याद होगा आपको कि किमी K2 के आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स का, जिसमें हमने कहा था कि आप मल्टीपल डोमेन के एक्सपर्ट्स मॉडल्स बना लेते हैं, और एक मेगा मॉडल के अंदर आप उसमें एक राउटिंग मैकेनिज्म लेके आते हैं, एक डायनामिक राउटिंग। और जिस तरह का प्रॉम्प्ट में से अटेंशन एक्सट्रैक्ट हुई है, जिस तरह का प्रॉम्प्ट में से हमें पता लगा है कि ये प्रॉम्प्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, साइंस का है, पॉलिटिक्स का है, तो वो उन नंबर ऑफ एक्सपर्ट या ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को वो आपको सेंड करता था। तो ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम था, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल एक्सपर्ट सिस्टम होते हैं, बजाय एक ही एक्सपर्ट हर तरह की प्रॉब्लम को जवाब दे। तो आपने मल्टीपल डोमेन के मल्टीपल एक्सपर्ट ट्रेन करके रखे हुए होते हैं, और वो आपके प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर उसको डायनामिकली उन नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स या सिंगल एक्सपर्ट से एग्जीक्यूट करवाता है और आपको रिजल्ट मिलवाता है। तो लामा 4 जो है वो एक ओपन सोर्स लार्ज
लार्ज रीजनिंग मॉडल है और बेसिकली उसी को उठाकर तो आर्किटेक्चर वाइज जो है हर्मस 4 ने कोई मतलब मेजर चेंजिंग नहीं की, बल्कि इन्होंने उसी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को ही उठाकर काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में और काफ़ी बेस्ट वे में उसको ट्रेंड किया गया है, जिसकी वजह से इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ग्रॉक 4 से भी ये ऊपर परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, अब हम बताते हैं कि इसमें जैसे हमने कहा कि डेटा को सिंथेटिकली जनरेट किया गया है और सिंथेटिक डेटा जनरेशन को इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। प्लस इसके अंदर कुछ और बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट की गई हैं, जैसे इसमें लॉस फंक्शन को मास्क किया गया, लॉस मास्किंग बोलते हैं। ये भी एक बेसिकली एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल था लॉस मास्किंग इज़ ऑल यू नीड। तो ये उस रिसर्च पेपर में बताया गया था कि आप अपने लॉस को मास्क कर सकते हैं। लॉस मास्किंग बेसिकली यूँ होता है कि थोड़ा-सा इसके ऊपर मैं आपको आइडिया दे दूँ कि एक्चुअली जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम एक इनपुट जो है वो अपनी लेबल्ड इनपुट, यानी लेबल इनपुट से मुराद जिसकी ऐसी इनपुट जिसकी हमें आउटपुट भी पहले से पता है, तो हम वो इनपुट अपने सिस्टम में देते हैं, अपने मॉडल को देते हैं और जब वो मॉडल आपको प्रिडिक्ट करता है फॉरवर्ड पास में जो आउटपुट देता है, आप उस आउटपुट को फिर उस इनपुट का जो आपकी पहले से लेबल आउटपुट होती है, उस आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं। जो उनमें फ़र्क होता है वो बेसिकली लॉस होता है। मोस्टली हम एक ही टाइप का लॉस फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं एक टाइप की प्रॉब्लम के अंदर। तो लॉस मास्किंग में ये इन्होंने किया है कि मल्टीपल लॉस फंक्शन यूज़ किए जाते हैं एक ही लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे क्रॉस एंट्रोपी लॉस है और हमारे पास जो है वो मीन स्क्वेयर एरर लॉस हैं। इस तरह के और भी हमारे पास काफ़ी लॉस फंक्शंस हैं। तो इन्होंने बेसिकली लॉस मास्किंग को यूज़ किया गया है जिसकी वजह से इनको काफ़ी बेटर रिज़ल्ट हुए हैं। और इनकी अगर अब मैं ट्रेनिंग ग्राफ आपके सामने ये शो हो रहा होगा, आप ट्रेनिंग ग्राफ को देखें, ये देखिए कितना स्मूथ ट्रेनिंग ग्राफ है। इससे पहले ये इससे भी स्मूथ और इससे भी बेस्ट ट्रेनिंग ग्राफ जो है वो हमने किमी K2 का देखा था, जिसके अंदर उन्होंने नए ऑप्टिमाइज़र इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो इन्होंने ऑप्टिमाइज़र तो नए यूज़ नहीं किए, बट काफ़ी टेक्निक्स को यूज़ करके इन्होंने बेसिकली वही लर्निंग ग्राफ जो है बिल्कुल उसी तरह का प्रोड्यूस हुआ है। बहुत स्मूथ लर्निंग ग्राफ है और तमाम तकरीबन एआई इंजीनियर्स का ये ख्वाब होता है कि उनका जब मॉडल ट्रेंड हो तो उसका ट्रेनिंग जो ग्राफ हो वो इस तरह का ही हो। खैर, इन्होंने इसके अंदर जैसे हमने बात की कि लास्ट मास्किंग को यूज़ किया गया है, लेंथ कंट्रोल, फाइन ट्यूनिंग, जैसे हमने कहा कि इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम को यूज़ किया गया है। तो किस टोकन को किस डेप्थ तक लेके जाना है ताकि वो परफेक्टली रिज़ॉल्व हो जाए। तो ये भी इन्होंने इसको बहुत बेटर वे के अंदर मैनेज किया हुआ है। एफिशिएंट पैकिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है, लार्ज स्केल हेटेरोजेनियस डेटा को इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी वो हैं जो इन्होंने बेसिकली एक्स्ट्रा टेक्निक्स अप्लाई की हैं फाइन ट्यून करने के लिए और रिज़ल्ट्स को अचीव करने के लिए यूज़ किया गया है। अब ज़रा हम इसमें थोड़ा और डिटेल में जाकर देखते हैं, जो इन्होंने सिंथेटिक डेटा जनरेशन किया है, वो किस तरह इफ़ेक्टिव है। और याद होगा हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस भी किया था कि सिंथेटिक डेटा जनरेशन जो है, वो बहुत ज़्यादा इन हो रही है क्योंकि हमारे पास जो है हमारी किसी प्रॉब्लम के लिए जितना एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए हमें वो डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो नेचुरल डेटा हमें उतना नहीं मिलता। तो फिर हम क्या करते हैं, जो हमें डेटा को ट्रेन क अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है और वो एनफ नहीं है ट्रेनिंग के लिए, तो हम फिर एक सिंथेटिक डेटा जनरेट करते हैं, एक आर्टिफिशियल डेटा जनरेट करते हैं, जो कि उसी प्रॉब्लम सेट का एक्चुअल नेचुरल डेटा जैसा ही होता है, बिल्कुल। तो अब ये हर्मिस 4 के अंदर भी बेसिकली सेम लामा आर्किटेक्चर है और कुछ फाइन ट्यूनिंग है और मेजर जो है वो इनकी सिंथेटिक डेटा की जनरेशन की जो है कैपेबिलिटी है उसको यूज़ करते हुए इन्होंने मॉडल को इतना परफेक्ट ट्रेन किया है कि वो ग्रॉक 4 और इस जैसे बड़े मॉडल्स को भी उन्होंने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। अगर आप देखें तो ग्रॉक 4 के पीछे पूरा जो है एक्स कंपनी और इलॉन मस्क जैसे लोग खड़े हैं और जो नाउस रिसर्च है, ये तो इस मॉडल से पहले तो जब भी इनकी हर्मेस सीरीज़ का फर्स्ट मॉडल है, तो उससे पहले तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता था कि नाउस रिसर्च क्या चीज़ है। तो हर्मेस सीरीज़ के बाद ही लोगों को कंपनी का पता लगा है। बट इस कंपनी ने सिंथेटिक डेटा को यूज़ करते हुए मतलब
ग्रॉक 4 को भी पीछे छोड़ दिया है। अब थोड़ा-सा हम डीप डाइव करते हैं इसकी सिंथेटिक डेटा जनरेशन की टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। इनकी सिंथेटिक डेटा जनरेशन टेक्नोलॉजी को इन्होंने जो नाम दिया है, इन्होंने उसको कहा है डेटा फॉर्क। डेटा फॉर्क जो है, वो बेसिकली इनकी सिंथेटिक डेटा जनरेशन की टेक्नोलॉजी का नाम है। और इनकी जो सिंथेटिक डेटा जनरेशन टेक्नोलॉजी है, बेसिकली ये ग्राफ बेस्ड टेक्नीक है। और अगर इसे आप मज़ीद डीप डाइव करें, तो ये बेसिकली डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ बोला जा रहा है। तो वो डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ्स को यूज़ करते हुए इन्होंने सिंथेटिक डेटा जनरेट किया है। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि अपने लास्ट वीडियोज़ के अंदर कि ग्रॉक 4 के पास जो एडवांटेज है, वो ट्विटर का ऑफ़िशियल डेटा जो है, जो उनका प्राइवेट डेटा है, वो बहुत ज़्यादा रिफ़ाइन डेटा है, जो ग्रॉक 4 के पास एज है। और इसी एज को कवर करने के लिए बेसिकली मेटा के मार्क ज़करबर्ग ने बेसिकली स्केल एआई को एक्वायर किया है $14 बिलियन में। और स्केल एआई को एक्वायर करने का पर्पस बेसिकली अलेक्जेंडर वोंग को लाना है, जो कि स्केल एआई का सीईओ है और ब्रेन बिहाइंड स्केल एआई है। तो उस अकेले बंदे को लाने के लिए $14 बिलियन लगाए गए हैं। और लाने की रीज़न क्या है? सिंथेटिक डेटा जनरेशन बेसिकली मेटा के लिए। तो मेटा का ही ओपन सोर्स मॉडल उठाया है इन लोगों ने llama 4, और उसको बेटर वे में सिंथेटिक डेटा से ट्रेन्ड करके इन्होंने ग्रॉक 4 को भी बीट कर दिया है। तो अपनी इस सिंथेटिक डेटा जनरेशन की टेक्नोलॉजी में। दूसरा जो मेजर काम इसमें बड़ा मज़े का चीज़ किया गया है, वो बेसिकली जैसे हमने कहा कि इसके लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट को हैंडल किया गया है। तो इसकी जो कॉन्टेक्स्ट विंडो है, उसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम को डिफरेंट लेंथ के अंदर हैंडल किया गया है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे जो फिक्स लेंथ आर्किटेक्चर के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स थे, उनके अंदर जो हमें इश्यू आ रहा था, वो ये आ रहा था कि हमें किसी चीज़ को ज़्यादा रीज़न करने के लिए हमें उसको ज़्यादा डेप्थ तक लेके जाना है, और किसी को हमने इतनी डेप्थ तक ले जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हर टोकन टोकन को बराबर डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये चीज़ जो है हमारे सामने आई, मिक्सचर ऑफ रिकर्जन जो हमने देखा था, एमओआर मॉडल देखा था, तो उसमें भी वो रिकर्जन होती रहती है जब तक वो उसको डायनामिक डेप्थ तक नहीं लेके जाते। और फिर यही चीज़ हमने देखी थी कि जो है कि इसमें एचआरएम मॉडल के अंदर जो है, वो हिरार्किकल रीज़निंग जो हो रही थी, तो हमने उसमें कहा था एक हाई मॉड्यूल होता है, एक लो मॉड्यूल होता है, वो आपस में रिकरेंट हुए हुए होते हैं, और वो एक टोकन को डायनामिक लेंथ तक जो है वो लेके जाते हैं। तो इसमें भी जो इन्होंने एक मेजर अचीवमेंट की है, वो यही है कि ये अपने टोकन्स को डायनामिक डेप्थ तक लेके गए हैं, डिफरेंट टोकन्स को। ये आपके सामने आ रहा होगा, देखिए इसमें जो ऑरेंज कलर के आपको नज़र आ रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट हैं, और जो ये ब्लू कलर के हैं, ये थिंकिंग है, और जो ग्रीन कलर के हैं, ये बेसिकली उसके आंसर्स हैं। तो आप ये देखें कि डिफरेंट जगह पर ये डिफरेंट लेंथ जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और यही बेसिकली की फैक्टर है जो मेरे हिसाब से इनके जो 2 मेजर चीज़ें अचीव की गई हैं, वो यही हैं कि सिंथेटिक डेटा, एंड सेकंड जो है वो कॉन्टेक्स्ट लेंथ जिसे कह दें, आपकी कॉन्टेक्स्ट विंडो की लेंथ, या आप उसे कह दें कि हर टोकन को किस डायनामिक लेंथ तक लेके जाना है, उसको डायनामिकली अचीव किया गया है। और इसी वजह से अब रीज़निंग के अंदर जो है करंट जो है वो सबसे जो आगे है, वो हरमस 4 जो है उसने वो पोज़ीशन ले ली है। तो इसी तरह के और भी मॉडल हम देखते रहेंगे, साथ-साथ जो अपडेट आएगी आपसे शेयर करेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।